हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है क्लास 10th का ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर है, वन और वन्यजीव संसाधन। उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हमने यहाँ पर लिख रखे हैं आपको दिखाई भी पड़ रहे होंगे, आइए उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो पहला ही बिंदु है कि कम होते संसाधनों का सामाजिक प्रभाव क्या होता है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्यों आया और फिर उसके बाद कौन कौन सी प्रतिबंध उस पर लगाए गए। समुदाय और वन संरक्षण क्या है, चिपको आंदोलन के विषय में अध्ययन करेंगे और अमृता देवी सामुदायिक वन संरक्षण के विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो ये आज लास्ट टॉपिक है, वन और वन्यजीव संसाधन का। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्या है कि कम होते संसाधनों का सामाजिक प्रभाव क्या होता है। जैसे जैसे हमारे रिसोर्स कम होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे जो सामाजिक ताना बाना है, जो सांस्कृतिक विरासत है, जो सामाजिक विरासत है, उसमें धीरे धीरे बिखराव आने लगता है। क्लियर हुई बात, यानी वो टूटने लगता है। एक जो सामाजिक ताना बाना है, एक जो सामाजिक परंपराएं हैं, जो सामाजिक रीति रिवाज है, उसमें विखंडन उत्पन्न होने लगता है। तो क्या करना होता है कि हमें इन संसाधनों को सुरक्षित या संरक्षित करने की ज़रूरत होती है। आइए शुरू देखते हैं। संसाधनों के कम होने से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्या है? कुछ चीज़ें एकत्रित करने के लिए महिलाओं पर अधिक बोझ होता है। जैसे क्या करती हैं महिलाएं, गाँव में देख लीजिए, महिलाएं क्या करती हैं, ईंधन, चारा, पेयजल और अन्य मूल्यभूत चीज़ों के लिए उनको कई स्थानों पर भटकना होता है। और इसका मेन कारण क्या है? संसाधनों का अत्यधिक दोहन। जैसे मान लीजिए हमने जंगल काट दिए तो अब महिलाओं को लकड़ी चुनने के लिए, ईंधन लेने के लिए दूर जाना पड़ेगा। हमने अत्यधिक भूमिगत जल का दोहन कर लिया तो अब पानी लेने के लिए महिलाओं को ऐसे स्थानों पर पहुंचना होगा जहां पर वाटर लेवल आसानी से अवेलेबल होगा। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं? संसाधनों का अधिक दोहन हमारे सामाजिक ताने बाने को डिस्टर्ब करती हैं। जो एक परंपरा है उस परंपरा को अव्यवस्थित करने का कार्य करती हैं। ये जो संसाधन होते हैं, जैसे जैसे संसाधन कम होते जाएंगे हमारी जो सामाजिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उसमें क्या हो जाएगा? विखंडन प्रारंभ हो जाएगा। इन संसाधनों की कमी होने से महिलाओं को अधिक काम भी करना पड़ता है। कुछ गांव में पीने का पानी लाने के लिए महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना होता है, खास करके राजस्थान जैसे क्षेत्रों में जहां पर वाटर लेवल बहुत नीचे है। फिर वनोन्मूलन से बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ जाती हैं। इससे क्या होगी? इससे होगा क्या कि गरीबी और ज़्यादा बढ़ेगी। भाई जो व्यक्ति नदी के किनारे या ऐसे क्षेत्रों में, बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ पर क्या होता है? हर साल बाढ़ से प्रभावित वो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे संसाधन हैं जैसे जैसे कमज़ोर होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, ये हमारे समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अब इन जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण है, जो वन्य जीव हैं, इनके संरक्षण के लिए 1972 में एक अधिनियम लाया गया। कारण कि इन वनों का उन्मूलन रोका जाए। अब जब वनों का उन्मूलन रोका जाएगा तो जो इसके अंदर जीव रहे हैं वो अपने आप धीरे धीरे क्या होंगे? संरक्षित होंगे। इस कानून में हुआ क्या? 1960 और 70 के दशक में पर्यावरण संरक्षकों ने वन्य जीवन की रक्षा के लिए नए कानून की मांग की। उन लोगों ने कहा कि जो वन संरक्षण वाले लोग हैं, पर्यावरण संरक्षणविद हैं, उन लोगों ने कहा कि वनों को संरक्षित करने के लिए सरकार को एक कानून बनाना चाहिए। उनकी मांगों को मानते हुए सरकार ने भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1972 लागू कर दिया। अब इस 1972 अधिनियम के तहत क्या क्या प्राविधान किए गए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कौन कौन से प्राविधान किए हैं। ये लघु उत्तरीय में आपके लिए क्वेश्चन बोर्ड में बन सकता है। तो देखिए क्या क्या प्राविधान किए गए। जंतुओं के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि
जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको आप शिकार नहीं करोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आप पनिशेबल है, दंड के भागी। जैसे देखिए सलमान खान ने कारे हिरण का शिकार कर लिया बेचारे गलती से, अब उनको जेल हो गई यानी सजा मिली। वृक्षारोपण किया जाए, जंगलों के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए, यानी वृक्षारोपण के माध्यम से जंगलों के क्षेत्रफल को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए। जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया जाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि शेर की खाल, हाथी के दांत और हिरण के सींग, इनको बड़े बड़े राजा महाराजा लोग या बड़े बड़े अमीर लोग अपने घरों में सजावटी सामान के रूप में यूज करते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि इससे हुआ क्या कि जो जंगली जानवर थे जैसे बाघ है, हाथी है, हिरन है, बारहसिंगा है, इनका शिकार किया जाने लगा। धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती चली गई, इसलिए जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरा क्या है, जंगली जीव शरण स्थल तथा राष्ट्रीय जीव उद्यान की स्थापना की गई। इसके लिए व्यवस्था की गई कि ऐसे अभयारण्य बनाए जाएं, ऐसे राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाएं, पार्क बनाए जाएं जहां पर इन जीवों को संरक्षित किया जाए। क्लियर? आइए देखते हैं इसके लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए, ये भी देखते हैं। वन्य प्राणियों की संरक्षण की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा 89 राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए। मतलब राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क 89 नेशनल पार्क बनाए गए, 490 प्राणी अभयारण्य बनाए गए और 13 जैव आरक्षित क्षेत्रों का विकास किया गया। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में हमारे गोंडा जनपद और बहराइच जनपद से सटे हुए एक जनपद पड़ता है लखीमपुर खीरी, वहां पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सरकार ने निर्मित किया है। यानी जनपद लखीमपुर खीरी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, बताएंगे। हो सकता है कि बोर्ड में भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लखीमपुर खीरी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है, ये ध्यान रखिएगा। भारत के मुख्य अभयारण्य कौन कौन से, अब ये देख लीजिए कि भारत के मुख्य अभयारण्य कौन कौन से हैं। तो पहला है कर्नाटक का गांधी सागर अभयारण्य, भद्रा और शरावती, ये कहाँ पर है, ये दोनों कर्नाटक में है। फिर राजस्थान का सरिस्का, ये बाघ संरक्षण के लिए बनाया गया है, यानी बाघों के संरक्षण के लिए सरिस्का उद्यान बनाया गया, कहाँ पर, राजस्थान में। उत्तराखंड का केदारनाथ और उत्तर प्रदेश का चंद्रप्रभा और साथ में असम का जो मानस राष्ट्रीय अभयारण्य है, इसमें भी बाघों के संरक्षण के लिए इसको बनाया गया है। यानी अब बाघ संरक्षण के लिए आपने देखा कि एक तो सरिस्का उद्यान राजस्थान, दूसरा असम का मानस और तीसरा केरल में पेरियार बाघ रिजर्व परियोजना स्थापित की गई है सरकार के द्वारा। इसके अतिरिक्त झारखंड का हजारीबाग, पलामू और उड़ीसा का चिल्का क्षेत्र भी अभयारण्य के लिए, राष्ट्रीय अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र 1986 में नीलगिरी में बनाया गया। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा कि भारत में पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ और कब बनाया गया। भारत में पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कब और कहाँ बनाया गया। भारत में पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कब, 1986 और कहाँ, नीलगिरी में बनाया गया। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे बोर्ड पूछ सकता है, पूछेगा भी। अब आइए देखते हैं, बाघों की घटती संख्या को देखते हुए 1973 में बाघ परियोजना लॉन्च की गई। बाघ परियोजना आ गई। बाघों का शिकार क्यों करते हैं, उसकी खाल के लिए। क्लियर? तो बाघ परियोजना कब लॉन्च हुई, ये भी इंपॉर्टेंट नंबर है, 1973। ये भी आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है, बहुविकल्पीय में पूछ सकता है या फिर 1 लाइनर में पूछ सकता है कि बाघ परियोजना भारत में कब लॉन्च की गई। तो 1973 में लॉन्च की गई। क्लियर? अब देखते हैं समुदाय और वन संरक्षण, ये कौन सी बला है भाई, देखते हैं। इसके लिए वन संरक्षण के लिए समुदाय के द्वारा 2 आंदोलन चलाए गए। समुदाय का मतलब लोग जो जंगल के किनारे लोग रह रहे थे, उन्होंने जंगलों के संरक्षण के लिए 2 आंदोलन चलाए। चिपको आंदोलन मुख्यतः टेहरी गढ़वाल क्षेत्र में है, जो वर्तमान समय में उत्तराखंड पड़ेगा, चमोली जिला है। यहाँ पर किसानों ने अंगू, एक वृक्ष होता है पहाड़ी क्षेत्रों में अंगू, उस अंगू वृक्ष के संरक्षण के लिए किसानों द्वारा आंदोलन शुरू किया गया।
ग्रामीण समुदाय पर, लोकल लेवल पर। लेकिन बाद में यह आंदोलन एक बड़े पैमाने के रूप में शुरू हो गया और इस आंदोलन के जो प्रमुख लीडर रहे वो क्या नाम इनका, सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट, तथा एक महिला का नाम आता है, उस महिला का नाम था श्रीमती गौरा देवी। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, किसमें, इस चिपको आंदोलन में। देखिए, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1975 में शामिल हुआ। कहीं कहीं 1972 भी मिला है, कहीं कहीं 1973 भी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मोस्टली कब हुआ, 1975 में। 2-3 बुक्स मैंने देखी हैं जहाँ पर 72 भी दिखाया गया है। तो 72 पे फोकस ना करके आपको 1975 में फोकस करना है, क्योंकि 1975 में चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। यह उत्तराखंड के टेढ़ी गढ़वाल जिले में प्रारंभ हुआ, जो वर्तमान में चमोली जिला के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वृक्षों का संरक्षण करना था। इस आंदोलन में स्त्रियों ने जमकर पार्टिसिपेट किया, खूब जबरदस्त, जिसका नेतृत्व श्रीमती गौरा देवी ने किया था। क्लियर हुई बात। अब इसमें करते क्या थे, जैसे ही जंगल को काटने वाले ठेकेदार आते थे, ये लोग क्या करते थे, इस चिपको आंदोलन के मेंबर्स उस पेड़ को पकड़कर चिपक जाते थे। कहते थे भैया पहले मेरा गटई काटो तब इस पेड़ को काटना, पहले मेरी गटई रे तो आरा से, तब क्या करना, इस पेड़ को काटना। तो यही था चिपको आंदोलन, चिपक जाओ, जान बचाए उसकी किसकी, पेड़ की। भाई जो प्रिय होता है उसको हम चिपट लेते हैं ना, लिपट लेते हैं। तो वही क्या है, समुदाय के लोग, खास करके किसान समुदाय, जो यहाँ पर अंगू नामक वृक्ष था उसके संरक्षण के लिए इन लोगों ने योजना, मतलब ये आंदोलन चलाया था। चिपको आंदोलन से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है, जैसे चिपको आंदोलन का घोष वाक्य क्या था, और 1987 में चिपको आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार प्रदान किया गया। चिपको आंदोलन के अन्य नेता थे गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट। इससे आपको एक फायदा ये मिल जाएगा कि अगर आपको हिंदी में पर्यावरण संरक्षण पर निबंध लिखने को आएगा तो आप इन चीज़ों को वहाँ आराम से लिख भी सकते हैं। जैसे इसका घोष वाक्य क्या है चिपको आंदोलन का, क्या है, जंगल के उपकार, जंगल ने हमारे ऊपर क्या उपकार किए हैं भैया, मिट्टी पानी और बयार। उसने हमको क्या दिया है, पानी दिया, मिट्टी दिया और बयार दिया, हवा, सांस जिसको हम लेते हैं। फिर मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार, ये चिपको आंदोलन का क्या है, घोष वाक्य है। क्या है, जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। क्या है ये, चिपको आंदोलन का घोष वाक्य। जब भी आप पर्यावरण संरक्षण पर लिखें निबंध हिंदी में, तो इसको जरूर थोड़ा सा एक कोड करके लिखिएगा, हो सकता है कि आपके नंबर थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। तो चिपको आंदोलन के विषय में जो चीज़ें आपने देखा, 1987 में चिपको आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार मिला। इसके अन्य नेता गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट थे, साथ में सुंदरलाल बहुगुणा इसके लीड रोल में थे, हीरो थे भाई ये। और स्त्रियों को किसने पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित किया, तो श्रीमती गौरा देवी ने किया। चिपको आंदोलन पे आपको शॉर्ट नोट लिखना भी आ सकता है बोर्ड में। हमने शायद आई थिंक 13 या 14 में कहीं हमने देखा है कि ये आया था कि चिपको आंदोलन पर शॉर्ट नोट, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। दूसरा आंदोलन राजस्थान में चला, पेड़ को ही लेकर के, और इसकी जो प्रणेता थी, इसकी जो फाउंडर थी, इसकी जो लीड रोल में हीरोइन थी, वो थी अमृता देवी। यहाँ का हीरोइन अमृता देवी, यहाँ का हीरोइन श्रीमती गौरा देवी। देखिए क्या हुआ, अमृता देवी सामुदायिक वन संरक्षण एक समुदाय बनाया गया। अमृता देवी राजस्थान के जोधपुर जिला के बिश्नोई गांव की रहने वाली थी। ये कहाँ रहती थी, राजस्थान में बिश्नोई जिला एक था, वहाँ पर रहती थी। 1931 में क्या हुआ, राजा के आदेश पर 1931 में क्या हुआ कि राजा के आदेश पर वहाँ पर जंगलों को काटना शुरू किया गया। तो इन्होंने इसका जमकर विरोध किया। इन्होंने कहा कि राजा का चाहे जो आदेश हो, प्रजा का आदेश सर्वोपरि है, राजा माने नथिंग और प्रजा माने एवरीथिंग। क्लियर। इन्होंने कहा राजा के आदेश को दरकिनार कर वनों से लकड़ी काटने वालों का विरोध किया था। किसने, अरे भैया ये अमृता देवी है ना। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें हैं
जो आपको पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संसाधन के संरक्षण के लिए इस टॉपिक से आपको कुछ ना कुछ अवश्य ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। तो आज आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ, ख़त्म हुआ, वन और वन्य जीव संसाधन। इसके अगले वाले चैप्टर में फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।